तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं घातांक। घातांक क्या है? किसी राशि को उसी राशि से बार बार गुना करने को संक्षेप में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक से एक जो 3 4 5 6 बार है। तो इस प्रकार गुना के रूप में जब रहता है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे घात के रूप में लिख सकते हैं। कितनी बार गुना हुआ? 6 बार, तो हम इसको लिखेंगे घात 6। उसी प्रकार से उदाहरण 2 देखेंगे, b गुना b गुना b गुना b गुना b गुना b गुना b। तो यहाँ पे हमने b को कितनी बार गुना किया है? 7 बार। तो इस प्रकार से b का घात कितना हो जाएगा? 7। तीसरा उदाहरण देख लेंगे, a गुना a गुना a गुना a गुना a। 5 बार यहाँ पे a जो है 5 बार गुना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? a के घात 5। यहाँ पे 6 बार था तो x का घात 6 हुआ, 7 बार था तो b के घात 7 हुआ, और 5 बार था तो a के घात 5। इस प्रकार से उस राशि को जितने बार गुना किया जाता है उतना उसका घात लिखा जाता है। इस प्रकार किसी संख्या राशि को उसी संख्या के साथ बार बार गुना करने को x का घात 6, b के घात 7, a के घात 5 के रूप में लिखा जाता है। जिसे हम घातांकी संकेतन कहते हैं, जहाँ x b a को आधार तथा यहाँ पे x है, b है और a है, ये जो है आधार कहलाएगा, और उसके ऊपर में जो 6 है, 7 है, 5 है, उसका घात कहलाएगा। जो याद रखेंगे x b a यहाँ पे लिखा था, x है, b है, a है, ये उसका आधार है, और उसका घात क्या कहलाएगा? ये 6 7 5 एक घात कहलाता है। तो किसी राशि को जितनी बार गुना के संबंध में लिखा जाता है वही उसका घात कहलाता है। जैसे कि हम जितनी बार लिखे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे देखेंगे 4 बार लिखा है, तो यही उसका क्या कहलाएगा यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और आगे बढ़ते जाएंगे हम m बार। तो यहाँ कितनी बार लिखे हम m बार? तो 2 का घात हो जाएगा m। तो आधार यहाँ पे हो जाएगा 2 और घात हो जाएगा m। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम जानेंगे घातांक के नियम, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे घातांक जो प्रश्न है उसको कुछ नियम है, रूल्स है, इसको अगर हम अच्छी तरह से जान लिए तो हमारे बहुत से सवालों को हल करना बहुत ही ईजी हो जाता है, सरल हो जाता है। तो चलिए इस जो घातांक के नियम है इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो दिख रहा है, पहला में लिखा है देखो x का घात m गुना x का घात n। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम दोनों के आधार 1 से 1 से बराबर है, और अगर उसका जो घात है अलग अलग है और ये गुना के रूप में है, x का घात m गुना x का घात n। तो इस प्रकार उसको हम क्या लिख सकते हैं, जो उसके जो घात होते हैं उसको जोड़ के धन के रूप में लिखा जाता है। आधार बराबर होने पर उसका जो घात आता है उसको धन के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे दिखेंगे x का घात m धन n। उसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, अब मान लो उसके जो घात है और उसके घात और है, घात के घात, जैसे यहाँ पे x आधार हुआ, उसका घात m है और पूरे के घात n है। तो इस प्रकार के अगर हमको प्राप्त होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के घात m पूरे के घात n बराबर x के घात m गुना n। जी हाँ, अगर उसके घात के और घात रहता है तो उसके घात को आपस में गुना किया जाता है, m गुना n। x का घात m पूरे घात n बराबर x का घात m गुना n। तीसरा नियम है a b पूरे के घात m। अगर दो आधार है और दोनों अलग अलग है तो इस स्थिति में क्या होता है, जो घात दिया है वो दोनों के घात बन जाता है। अगर गुना के रूप में है तब हम देखते हैं यहाँ पे a और b कुछ में, a और b के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b पूरे घात m बराबर, तो m जो है a का भी घात हो जाएगा और b का घात, तो a का घात m और b का घात m। याद रखेंगे a b पूरे घात m बराबर a घात m b का घात m। या इसको अगर भाग के रूप में हम लिखेंगे, या इसी संबंधित अगर वो बटे के रूप में है, जैसे यहाँ पे देखेंगे a बटे b पूरे घात m है। अगर बटे के रूप में रहता है तो ये जो घात है दोनों हर और अंश जो तो ये जो घात है ये अंश और हर दोनों के घात बन जाता है। जैसे a बटे b पूरे घात m बराबर हो जाएगा
ए की घात m बटे b की घात m। चलिए देख लेते हैं आगे। चौथा नियम है x की घात m भागित x की घात n। यहाँ पे देखते हैं आधार बराबर है, उसकी घात जो है अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे गुना नहीं है, भाग है। पहले गुना था तो दोनों के घात को जोड़े थे, लेकिन यहाँ पे अगर भाग है तो उसके घात क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे। पहले वाले घात में दूसरे वाले घात को घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x की घात m भागित x की घात n बराबर x की घात m ऋण n। पांचवा नियम देख लेंगे, p की घात 0 बराबर 1। जी हाँ, अगर किसी भी संख्या का घात अगर 0 है, चाहे कोई भी संख्या हो, अगर उसका घात 0 दिया है तो वहाँ पे उसका मान 1 होता है। जहाँ पे p जो है 0 के बराबर नहीं है, p इज नॉट इक्वल टू 0। p यहाँ पे आधार जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी इसका मान जो है 1 होता है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे, यहाँ पे और हल करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 की घात 3 है, तो इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4। ये तो 3 बार हो गया, लेकिन इसके साथ में एक भी गुना है। जी हाँ, इसके साथ में एक और संख्या एक भी गुना रहता है। सभी संख्या के साथ में एक का गुना रहता है। अगर 2 है तो 4 गुना 4 गुना 1। 4 या 4 की घात 1 है, एक ही मात्र, तो 4 गुना 1। और 4 की घात 0 है, तो हम जानते हैं अगर किसी की घात 0 है तो वहाँ 1 हो जाता है। अतः p की घात 0 बराबर 1। छठवा है, अगर यहाँ पे बटे के रूप में है, इसको भी बोलते हैं प्रतिलोमा या व्युत्क्रमानुपात। 1 बटे 1 की घात m है। अब इसको हमको उलटना है, ये जो है ऊपर चला जाएगा और एक नीचे। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो घात होता है हर का वो माइनस हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। जी हाँ, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे 1 की घात m बराबर 1 की घात ऋण m हो जाएगा। जब यहाँ पे ऊपर बटे था उसको हटा दिए, उलट दिए, अंश का हर हो गया और हर का अंश, तो उसका जो घात होता है नीचे वाले का वो ऋणात्मक हो जाता है। या अगर ऋणात्मक में जैसे 1 बटे 1 की घात ऋण m है, अब यहाँ पे ऋणात्मक है तो इसको पलटेंगे तो ऋण m हो जाएगा, और ऋण का गुना हो जाता है धन, तो 1 की घात m हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अब पूर्णांकों का घात। जैसे यहाँ पे पूर्णांक संख्या आई है, अब इसके घात अगर जो आधार संख्या उसमें ऋणात्मक संख्या है, तो उस स्थिति में उस घात जो है उसका असर कैसा होता है, उसका परिणाम कितना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, घात अगर सम संख्या है, अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या है और उसका घात जो है सम है, देखिए 2 4 6 8 ऐसा रहता है, तब क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे, पहला में ऋण 1 की घात 2 है, तो हम देखते हैं ऋण 1 कितने बार है, 2 बार, तो ऋण 1 गुना ऋण 1, तो क्या हो जाएगा, ऋण और गुना हो जाएगा धन, और 1 एकम 1। तो सम है तो उसका जो ऋणात्मक संख्या से गुना करने में कितना हो जाएगा, धनात्मक हो गया। यहाँ पे 4 है तो ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 4 बार गुना किया, तो ऋण का गुना धन, ऋण का गुना धन, धन धन धन। तो इस प्रकार से 1 का गुना 4 बार, 1 एकम 1 ही हो जाएगा। 6 है तो ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 6 बार गुना करेंगे, और इसका चिन्हों को गुना करेंगे हम, तो ऋण ऋण धन ऋण ऋण धन ऋण ऋण धन। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो ऋण 1 है, यहाँ पे ऋण 1 है, और यहाँ पे जो ऋण 1 है, इन दोनों गुना करने पर क्या हो जाएगा, ये सब धन हो गया, ये तीनों धन हो गया, तो धन 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 पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। तो अगर किसी ऋणात्मक संख्या का घात सम है तो उसका परिणाम भी धनात्मक ही आता है। अब देखते हैं अगर घात जो है विषम है, अगर विषम घात है तब की स्थिति में हम क्या करेंगे। तो उस स्थिति में देखते हैं हम, जैसे पहले ऋण 1 की घात 3 है, तो ऋण 1 गुना ऋण 1 गुना ऋण 1 3 बार गुना करेंगे हम। तो यहाँ पे चिन्हों गुना करेंगे तो ऋण और ऋण का गुना धन हो गया, लेकिन यहाँ पे जो संख्या और है ऋण का गुना धन हुआ, लेकिन यहाँ पे जो संख्या वो ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएगा, धन और ऋण, तो धन और ऋण का गुना क्या हो जाता है, ऋण। तो हम देखते हैं विषम संख्या है तो उसका घात जो है विषम संख्या है, तो परिणाम जो उसका उत्तर आता है वो ऋणात्मक हो जाता है। देखेंगे 5 है
यहाँ पे 5 बार गुना करेंगे तो ऋण ऋण धन धन और ऋण 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 और ऋण धन धन और ऋण ऋण, तो मान कितना जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा भी देख लेंगे, 7 विषम संख्या है तो यहाँ भी विषम ही आएगा। अतः कह सकते हैं कि अगर ऋणात्मक संख्या का घात अगर सम है, ऋणात्मक संख्या का घात अगर सम है तो उसकी जो परिणाम है वो क्या हो जाता है, धनात्मक संख्या। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर संख्या जो आधार जो ऋणात्मक है और उसकी घात जो है सम संख्या है, तब जो परिणाम आता है, उत्तर आता है, वो धनात्मक होता है। उसी प्रकार से अगर आधार ऋणात्मक है और भी उसका जो घात है वो विषम संख्या है, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, जो उसका जो परिणाम आएगा, उत्तर आएगा, वो ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पर संख्या 1 को ही इसलिए लिया गया है क्योंकि 1 सभी संख्याओं के साथ में छिपा होता है गुना के रूप में। कोई भी संख्या, जैसे हमारे पास एक संख्या है 4, तो 4 अकेला नहीं है, 4 के साथ में एक और संख्या गुना के 1, तो 1 जो है हमेशा हर संख्या के साथ में गुना के रूप में सम्मिलित रहता है। इस प्रकार से हर संख्या के साथ में 1 होने के कारण यहाँ पर उदाहरण 1 लिया गया है। आगे देख लेते हैं। अब चलिए ऊपर जो हमने घातांक के नियम देखे उसके अनुसार से कुछ प्रश्नों को सरल करके हल करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक उदाहरण है, पहला देख रहे हैं ऋण 2 की घात 6, दूसरा है ऋण 5 की घात 3। अगर हम इसको हल करेंगे तो पहला वाला जो संख्या है उसमें अगर हम ध्यान देंगे तो ऋण 2 की घात जो है सम संख्या, अगर इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं तो हम जानते हैं कि हर संख्या के साथ में 1 छिपा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण 1 गुना 2 और पूरे की घात 6। इसको अलग अलग करके करेंगे, घातांक के नियम हमने 3 में देखा था, अगर पूरे घात है तो गुना के रूप में तो अलग अलग हो जाता है। तो इस नियम से ऋण 1 की घात 6 गुना 2 की घात 6, तो यहाँ पे देखते हैं ऋण 1 की घात 6 है तो सम संख्या हो जाएगा और 2 को 6 बार गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से ऋण 1 की घात सम संख्या प्राप्त, तो 1 हुआ, और 2 को हम 6 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 64, और 64 गुना 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 64। अतः ऋण 2 की घात 6 बराबर 64। अगला है बी, ऋण 5 की घात 3। यहाँ पे देखते हैं ऋण 5 है आधार, तो हम जानते हैं हर संख्या के साथ में 1 जो है छिपा रहता है, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक है इसलिए ऋण 1 लिखेंगे। तो ऋण 1 गुना 5 पूरे की घात 3। अब इसको घात को अलग अलग करके लिखेंगे हम, जो घातांक के नियम 3 है उसके अनुसार, तो ऋण 1 की घात 3 गुना 5 की घात 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, आगे देखेंगे तो हल करेंगे तो ऋण 1 की घात 3 विषम है तो ऋणात्मक आएगा, और 5 की घात 3 है तो 5 बार गुना कर देंगे। तो इस प्रकार ऋण 1 की घात विषम बराबर ऋण हो गया, और 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, और यहाँ पे ऋण है तो 125 गुना 1 125 हो गया, और ऋण का ऋण। तो इस प्रकार से ऋण 5 की घात 3 इसका मान हो जाएगा ऋण 125। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। जैसे हमारे पास से पहला दिया है 5 की घात 4 गुना ऋण 5 की घात 2, और दूसरा है ऋण p की घात 14 भागित ऋण p की घात 7। चलिए हल करके देखते हैं। तो हमने देख रहा है पहले में जो एक ए वाला हम देख ले, 5 की घात 4 गुना ऋण, अब इसको अगर अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे जो इसके साथ में ऋण 1 जुड़ा हुआ है, तो ऋण 1 गुना 5 की घात 2। अगर इसको हम आगे करेंगे और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 की घात 4 गुना ऋण 1 की घात 2 हो जाएगा, और 5 की घात भी 2, जो घातांक के नियम 3 के अनुसार ये भी पूरे घात m बराबर 1 घात m और b घात m, इससे अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋण 1 की घात 2 यहाँ से आ गया, गुना 5 की घात 4 यहाँ से आ गया, उसके बाद गुना 5 की घात 2 यहाँ से हो गया। अब ऋण 1 की घात जो 2 है सम संख्या है, तो सम संख्या होने पर उसका जो मान धनात्मक हो गया 1 गुना 5 की घात। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोनों का आधार 1 है, 5 5, तो हम जो दोनों घात बराबर है, दोनों के आधार बराबर, तो ये वाला नियम घातांक नियम 1 से 1 से घात m गुना 1 से घात n बराबर 1 से घात m धन n। आधार बराबर होने पर उसका जो घात है जुड़ जाता है, गुना के रूप में है तब। तो क्या लिख सकते हैं हम, 5 की घात 4 धन 2। इस प्रकार से आगे हल करते हैं
तो यहाँ पे 1 गुना, अब 4 और 2 कितना हो गया, 5/6। तो इस प्रकार से पूरे घात यहाँ पे देखेंगे 5/6। अतः अब आगे हल करेंगे तो जितने बार 6 है तो 5 को 6 बार गुना कर देंगे। अतः 5/4 गुना ऋण 5/2 बराबर 5/6। तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम बी, ऋण p की घात 14 भागे ऋण p की घात 7। तो बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखेंगे ऋण p है और ऋण p दोनों का आधार एक ही है और यहाँ पे भाग के रूप में। तो हम घातांक के नियम 4 में देखे थे, अगर दोनों का आधार एक है और भाग के रूप में है तो इसके जो घात है घट जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऋण p पूरे घात, यहाँ पे पहला वाला में 14 है, ऋण 7, 14 ऋण 7 हो गया। अब 14 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इस प्रकार से ऋण p की घात 7। अब देखते हैं ऋण p के साथ में क्या गुना है, ऋण 1। तो इसको अलग अलग करेंगे हम, तो ऋण 1 की घात 7 गुना p की घात 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऋण 1 की घात विषम है, तो विषम है तो इसका मान क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक। तो ऋण 1 गुना p की घात 7। तो अब देखेंगे यहाँ पे ऋण है, ऋणात्मक है, तो p के साथ में गुना करेंगे तो ऋणात्मक ही आएगा। तो अतः ऋण p की घात m भागित ऋण p की घात 7 बराबर ऋण p की घात 7। इस प्रकार से हम घातांक के नियमों का सही से उपयोग करके घातांक के जो सवाल है उसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं। चलिए अब घातांक के जो सवाल उसमें सिद्ध करने वाला जो प्रश्न आता है उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो हम देखते हैं कि सिद्ध करने का जब भी सवाल आता है तो उसमें 2 पक्ष होता है, लेफ्ट और राइट, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हमको बायां पक्ष को लेकर चलना है और दायां पक्ष की जो मान दिया उसके बराबर हमको लाना है। तो हमारा जो यहाँ पे दिया है, सिद्ध कीजिए सवाल जो दिया है उसमें दिया है ऋण 3 की घात 2 गुना ऋण 3 की घात ऋण 6। इसके बराबर हमको लाना है 1/3 की घात 2 और पूरे घात 2। तो यहाँ पे हम जो बायां पक्ष है, जो बाएं ओर है, उसको हम लेके चलेंगे। तो हल बायां पक्ष, तो बायां पक्ष हम क्या है, ऋण 3 की घात 2 गुना ऋण 3 की घात ऋण 6। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोनों का आधार एक ही है, ऋण 3 और ऋण 3। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा जो है दोनों का आधार एक ही है, इसीलिए गुना के रूप में तो घात जो है जुड़ जाता है। तो पहले वाला जो संख्या है उसका घात है 2 और दूसरे का जो घात है ऋण 6। तो आपस में क्या कर देंगे, हम जोड़ेंगे। तो 2 धन कोष्ठक के अंदर ऋण 6। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, धन और ऋण दोनों गुना करेंगे तो ऋण। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 3 पूरे घात 2 ऋण 6। अब यहाँ पे हल करेंगे, 2 में ऋण 6 घटाएंगे। तो जब भी इस प्रकार से आता है तो जो बड़ी संख्या उस घात को लिखना है, घटा देंगे। 6 में 2 घटाएंगे 4। अब इसका संख्या कितना आ जाएगी, संख्या जो मान है ऋणात्मक, क्योंकि 6 जो है बड़ा है और उसके सामने ऋणात्मक है। तो ऋण 3 की घात ऋण 4। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 1/। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, घातांक के नियम जो 1/, के रूप में। तो जो अंश है उसको हर में कर देंगे, हर को अंश में। तो क्या हो जाएगा, 1/, ऋण 3 और यहाँ पे जो घात दिया है वो ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 4। तो ऊपर में ऋण ऋणात्मक था, नीचे में क्या हो जाएगा, वो धनात्मक। तो आगे हल करेंगे तो ऋण और ऋण हो जाएगा यहाँ पे धन। तो एक से घात इस सूत्र का प्रयोग किया हमने। तो यहाँ पे हमको मान हो जाएगा 1/, ऋण 3 की घात 4। अगर इसको हम और अलग अलग करके लिखे तो ऋण के रूप में गुना है, तो ऋण 1 गुना 3 और पूरी घात 4। तो इस प्रकार से अगर अलग अलग कर देंगे तो ऋण 1 की घात 4 और गुना 3 की घात 4, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऋण 1 की घात जो है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ऋण 1 की घात जो 4 सम संख्या है, तो सम संख्या होने के बाद उसका मान जो है धनात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा 1/3 की घात 4। अब इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें तो हम देखते हैं ये जो 4 है इसको अलग अलग 2 गुना 2 करेंगे तो 3 की घात 2 और पूरे घात 2 हो जाएगा। इस सूत्र घातांक के नियम जो हमने 1 से घात m गुना n ऐसा होता है, तो 1 से घात m पूरे घात n इस प्रकार से टूट जाता है। तो यहाँ पे 3 की घात 2 गुना 2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जो दायां पक्ष है वहाँ पे ऐसे दिया 1/3 की घात 2 पूरे घात 2। तो इस प्रकार से हमने बायां पक्ष को लेकर चला और दायां पक्ष हमारा आ गया। तो इस प्रकार से सवाल सिद्ध हुआ। आइए घातांक के नियम को एक बार और दोहरा लेते हैं,
फिर हमारा जो सवाल है आसानी से हल जाएगा। सबसे पहले हमने देखा था अगर दोनों का आधार एक ही है और घात अलग अलग है तो उसके जो घात है जुड़ जाते हैं। जैसे x घात m गुना x घात n बराबर x घात m धन n। अगर घात का घात है x घात m और पूरक घात और घात दिया n, तो इस स्थिति में उसका जो घात है वो क्या हो जाता है आपस में गुना, जैसे x घात m गुना n। तीसरा में अगर दो संख्या जो दिया जिसका आधार अलग अलग है और वो पूरे के घात एक ही है, दोनों घात एक ही है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो घात जो है दोनों के रूप में अलग अलग हो जाएगा। जैसे ए बी पूरे घात m है तो ये घात जो है दोनों का है, ए और बी दोनों का है, तो एक घात m और बी घात m। या अगर बट्टे के रूप में गुना के रूप में था तो इस प्रकार से लिखिए। अगर भाग के रूप में भी रहेगा तो उसको हम अंश और हर दोनों में एक ही घात को ले लेंगे, m जो है एक घात m बटे बी घात m। अब उस प्रकार से दोनों के आधार एक है, चौथा नियम, और दोनों भाग के रूप में और घात अलग अलग है, x घात m भागे x घात n। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, जो घात है आपस में घट जाते हैं, पहले वाले घात में दूसरे वाले घात को घटा देते हैं। गुना होने पर जुड़ेगा और भाग होने पर घटेगा। अब अगला जो नियम है, अगर किसी भी संख्या का घात शून्य है तो उसका मान हमेशा याद रखेंगे एक होता है। किसी भी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान एक होता है। उसके बाद हमने देखा था अगर किसी संख्या का घात जो है सम ऋणात्मक संख्या है और उसका घात सम संख्या है तो उसका जो मान है धनात्मक संख्या आता है, और ऋणात्मक संख्या का घात अगर विषम संख्या है तो उसका मान ऋणात्मक आता है। तो इन नियमों को याद करके हम घातांक के जो सवाल है आसानी से हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आशा करता हूँ यहाँ घातांक के नियम, घातांक का सवाल आपको समझ आया होगा। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे घातांक के नियमों का प्रयोग करके कुछ जो प्रमेय संख्या है उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आगे का वीडियो आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।